बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रत्यावस्थन गुणांक के बारे में बात कर ली थी। अब जानेंगे कि भाई किस तरीके से हम संघट्ट को देखें। तो गतिज ऊर्जा के आधार पे आपके संघट्ट को विभाजित किया गया है प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतया अप्रत्यास्थ। ठीक है, तीन तरीके से विभाजित किया गया है। तो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो वित्पत्ति चैनल। बेटा जल्दी से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे डिटेल्ड लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे नहीं, वो भी हिंदी माध्यम में। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं नीट और आईडी जेई, यानी कि अब डॉक्टर बनने के लिए यार तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आराम से किया जा सकता है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा सबसे पहली बात जो बात कर रहा हूं मैं, कि किस तरीके से सवाल करना चाहिए संगठ का। तो दो चीजें आपकी, तीन चीजें जरूर चलेंगी, खास तौर पे मैं कहूंगा दो चीजें। सबसे पहले कि कभी भी आपको संगठ का सवाल करना हो तो संगठ के सवाल के लिए आप क्या लिखेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण यानी कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है, डिस्कस कर कुछ कर चुके हैं हम। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा बेटा अगर आपका इस्तेमाल करना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अब जरा ध्यान से सोचना बच्चों, थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मैंने बताया था यहां पर आपका आता है प्रत्यावस्थन आवेग, और यहां पर आता है आपका डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और विरूपण आवेग। तो बेटा अगर मान लो आपकी बॉडी ऐसी है, कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी है, यानी कि आपने जितना उस पर फोर्स लगाया, जितना आपने विरूपण किया, उसने वापस अपनी क्या कर लिया, अपनी आकृति को पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे कि मेरा हाथ है, इतने से फोर्स के लिए भाई ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दो तो ये आकृति बहुत बेकार हो जानी है किसी का, मेरा क्या, मैं शक्तिमान थोड़ी हूं कोई। तो हल्का सा फोर्स लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, छोड़ा तो वापस इसने पुनः अपनी आकृति को प्राप्त कर लिया। तो इस बल का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को कंप्लीटली नलीफाई कर दिया कि भाई कौन सा बल था, डिफॉर्मिंग फोर्स है, विरूपण बल है। तो जो मेरा रिफॉर्मिंग फोर्स है उसने कंप्लीटली न्यूलिफाई कर दिया। तो मैं कहूंगा मेरी बॉडी इस बल की सीमा के लिए बच्चों कैसी है, ये आपकी परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो अगर बॉडी आपकी कंप्लीटली इलास्टिक है, यानी कि जितना भी विरूपण आवेग ने प्रभाव दिया था, ठीक उतना प्रभाव आपके जो प्रत्यावस्थन आवेग है उसने दे दिया, नलीफाई कर दिया, यानी कि वस्तु ने अपनी आकृति पुनः प्राप्त कर ली। तो ऐसी परिस्थिति में ये और ये बराबर हो जाते हैं। तो पूर्णतया जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उस कंडीशन में ई का मान 1 होता है, पहली बात। अब देखो क्या होता है कि अगर विरूपण रह जाएगा तो क्या होगा कि कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो किसमें संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मा की तौर पे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः बॉडी ने अपनी क्या कर ली, रिगेन कर ली, किस चीज को, शेप रिगेन कर ली। तो ई की वैल्यू 1 हो गई, तो भाई कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर में बच्चों, इसलिए कहते हैं पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर में आपकी गतिज ऊर्जा संचित रहती है। और जानते हैं पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। तो बच्चों पूर्णतया प्रत्यास्थ जो टक्कर है उसमें निकाय की जो पूरी गतिज ऊर्जा है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो हम यही देखते हैं कि भाई E बराबर क्या था, ये था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मान लेते हैं कि दो गेंदें हैं आपकी, ये है आपकी गेंदें। टक्कर से पहले इसका वेग था UA और इसका वेग था UB। टक्कर के बाद इसका वेग हो गया VA और इसका वेग हो गया VB। और ये देखिए आपका ये जो UA है ये ज्यादा है UB से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये इसका मान होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक दूसरे से कितनी तेजी से टक्कर के बाद दूर जा रहे हैं। तो भाई ये देखने के लिए हम क्या कहेंगे, भाई हमें मालूम है टक्कर के बाद क्या होना है, VB वेग ज्यादा हो जाना है और VA वेग कम हो जाना है। तो देखो VA के ऊपर बैठ के देखो कि VB कितनी तेजी से भाग रहा है, तो वो हमें पता चलेगा किससे, VB माइनस VA से। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और फिर टक्कर से पहले देखो, टक्कर से पहले क्या देखेंगे, टक्कर से पहले देखो कि ये जो A है ये कितनी तेजी से B को अप्रोच कर रहा है, इसके पास कितनी तेजी से पहुंच रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे UA माइनस UB।
ठीक, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई यू कितनी तेजी से आया, और फिर बाद में क्या देखते हैं, ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं बी कितनी तेजी से भाग गया टक्कर के बाद। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, आसान बात चीज है। तो भाई ऐसे ही होगा ना कि ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों जब आपका कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। ठीक है, एक बात हमें ये समझ में आई। दूसरी बात, संवेग संरक्षित रहता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक, एक बात हमें ये समझ में आई। अब क्या करते हैं बच्चों, हम सारे वैल्यूज को देखते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है प्रारंभिक और अंतिम काइनेटिक एनर्जी को। तो बच्चों अब देखते हैं कि भाई टक्कर के बाद VB और VA की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को करना होगा हल। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 में किससे गुणा करते हैं, MA से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में हमने MA से गुणा करी तो MA UA, अब यहाँ पे MA UA 2MA UA हो गया। फिर आपका आ जाता है प्लस, अब आपका UB आ जाएगा कॉमन और यहाँ आ जाएगा हमने इसमें MA से गुणा करी है तो MB माइनस का MA। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर हमने इसमें जोड़ दिया है किससे, MA से गुणा करके जोड़ा है ना। तो देखो MA से गुणा करके जोड़ा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या है यहाँ पे MA और VB। तो ये हो जाएगा MA प्लस MB गुणा VB। तो VB का मान हमें प्राप्त हो जाता है। VB का मान यहां पर आ गया 2MA UA प्लस MA प्लस MB और यहां पर UB MB माइनस MA बाई MA प्लस MB। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से हम इसका मान रख के VA में हम निकाल लेंगे बच्चों किसका, VB का मान। ठीक, माफ कीजिएगा VA का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों अब देखो हमें ये पता है, हमें ये भी पता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहता है। इन सबको यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, या बेसिक कंडीशन देख लेते हैं कि जैसे दो समान आपके द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तब क्या होता है। तो वस्तुओं का द्रव्यमान यदि समान है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इस चीज की हम गणना करते हैं बच्चों। तो बच्चों जब द्रव्यमान आपका समान है तो MA बराबर हो गया आपका MB के। तो ऐसी परिस्थिति में UA प्लस UB बराबर हो गया VA प्लस VB के। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो क्या क्या जाएगा, ये VA को मार देगा और ये UB को मार देगा। तो हम क्या देखेंगे, 2UA बराबर 2VB, यानी कि टक्कर से पहले जो A का वेग था टक्कर के बाद वो B का बन जाना है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और बॉडीज का मास जो है वो सेम है। ठीक है, एकदम आसान है। जो टक्कर से पहले, अब क्या हो सकता है भाई, मान लो बॉडी A है और बॉडी B है, इन दोनों का मास M और M है, ये चल के आया भाई, इससे टकराया, ये रेस्ट पे थी तो इसका बेटा वेग होगा 0। ये आया और ये इससे टकराया तो क्या हुआ, ये भाई ये आ जाएगा भाई, जो A का वेग है वो B का वेग बन जाना है टक्कर के बाद, यानी कि UA से चलने लगेगी। अगर ये UA से चलने लगेगी तो UB क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, UA की वैल्यू किसी एक में उठा के रख दो। तो हमें पता है UA, तो हम देख सकते हैं VA बराबर हो जाना है UB के। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई UB के बराबर हो जाना है। तो अब जो इसका टक्कर के बाद इसका वेग VA होता ना, तो ये VA क्या हो जाएगा UB के, UB क्या था इनिशियली 0, तो इसका वेग 0। यानी कि अगर दो आपकी बॉडीज हैं बच्चों जिनका मास सेम है, वो टकराई, एक रेस्ट पे थी दूसरी जाके भिड़ गई इससे, तो क्या होगा, ये चलने लगेगी, ये रेस्ट पे आ जाएगी। ये एक खासियत है। दोनों अगर विपरीत दिशा में टकराएं तो क्या होगा,
तब ऐसी परिस्थिति में दोनों टकराएंगी, विपरीत दिशा में टकराएंगी, तो वापस अगेन इनकी जो वेलोसिटीज है उनका इंटरचेंज हो जाना है। तो ये कंडीशन रहती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। अब आपके अगर मैं कहूं बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं हो पाती, अपनी आकृति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो अपनी आकृति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाई, तो बेटा आपने ये पढ़ा था ना, तो ये कम रहा होगा और ये ज्यादा रहा होगा, तो ई की वैल्यू 1 से कम रहती है। अब मान लीजिए कि बॉडी में रिफॉर्मेशन आया ही नहीं, तो आपका रिफॉर्मिंग फोर्स जीरो हो गया। ऐसी कौन सी परिस्थिति, जैसे मिट्टी का ढेला है, गीली मिट्टी है, उसका ढेला आप छोड़े, उसमें रिफॉर्मेशन नहीं आता, या आटा देखें, आप उंगली गड़ाएं, वापस जितना गहराई में गड़ाते हो वापस नहीं आती, लेकिन स्प्रिंग में ऐसा होता है कि वो वापस आती है। तो वहां पे रिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं आया, तो रिफॉर्मिंग फोर्स नहीं आएगा तो आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन जब होता है तो उसकी यानी कि पूर्णतया अप्रत्यास्थ जब टक्कर होती है तो ई का मान होता है जीरो। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई लेस देन 1 होता है। तो ये बच्चे हमने आज के लेक्चर में जाना। अब प्रत्यास्थ आपकी टक्कर के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, उससे हम अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूं, जय हिंद।